नमस्कार दोस्तों, जैनित पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर जयदीप रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूआकृति विज्ञान यूनिट के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जैसा कि आप बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे, देखिए वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भौतिक भूगोल में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि सर्वप्रथम जब हम भौतिक भूगोल की शुरुआत करते हैं तो हम महाद्वीप और महासागरों से शुरुआत करते हैं। तो यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, वर्तमान में जो महाद्वीप महासागर हमको दिखते हैं या उनकी स्थिति किस प्रकार की है, उसकी ये व्याख्या करने का प्रयास करता है यह सिद्धांत। तो आज हम इस वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के इस पार्ट 1 के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम वैगनर का जो ये सिद्धांत देने का उद्देश्य क्या था। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है उद्देश्य के बाद में, वह था कि इन्होंने आधार क्या लिए, क्योंकि कोई भी जो सिद्धांत लिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ बातें मानी जाती हैं। तो इन्होंने आधार क्या लिए, उद्देश्य क्या थे इनके, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए जो विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत किए उनके बारे में आज हम इस क्लास में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। आगे की जो प्रक्रिया है या बल है उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, इसमें सिद्धांत में महत्वपूर्ण दो शब्द हैं, एक तो है महाद्वीपीय और दूसरा विस्थापन। यदि हम इनको ध्यान से देखें, महाद्वीपीय और विस्थापन ये जो दोनों शब्द हैं, इनका तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं ये वैगनर मान करके चलते हैं कि महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है। तो क्या सबसे पहले ये बात महाद्वीपों के विस्थापन की क्या सर्वप्रथम वैगनर महोदय ने ही प्रस्तुत की? तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों महाद्वीपों के एक साथ जुड़े होने की संभावना सबसे पहले, मतलब वैगनर महोदय से बहुत पहले 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता थे अब्राहम आर्टेलियस ने व्यक्त की थी। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि वैगनर ने अपने आधार में यही लिया था कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तो वैगनर से बहुत पहले ही 1596 में अब्राहम आर्टेलियस ने यह संभावना व्यक्त की थी। उनके बाद में एंटोनियो पेलगिरनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। तो ये कार्य भी एंटोनियो पेलगिरनी ने किया। उनके बाद में महाद्वीपीय विस्थापन का विचार, जो एक विचार के रूप में आया, एक सिद्धांत के रूप में नहीं था, ये 1620 में फ्रांसिस बेकन, 1858 में स्नाइडर और 1910 में एफ.बी. टेलर ने प्रस्तुत किया था। 1910 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं एफ.बी. टेलर, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का विचार व्यक्त किया और ये बताया कि महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है। अब हम इनके मूल सिद्धांत पर जाते हैं। वैगनर महोदय ने जो बातें बताई, प्रोफेसर जो अल्फ्रेड वैगनर हैं, ये एक जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता अर्थात मौसमविद और भूशास्त्रवेत्ता थे। ये एक भूगोलवेत्ता नहीं थे, ये एक जलवायुवेत्ता थे अथवा मौसमविद थे और विभिन्न जलवायु, विश्व की जलवायुओं का ये अध्ययन करते थे। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1912 में किया था। 1912 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। अब इनके सिद्धांत के महत्वपूर्ण जो उद्देश्य थे वो क्या थे, ये क्या देना चाह रहे थे? तो यदि हम देखें, इनके सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि भूमंडल पर जो जलवायु संबंधी विभेद हैं उनकी व्याख्या और स्पष्टीकरण करना इनका उद्देश्य था। क्योंकि ये जलवायु शास्त्री थे, इसलिए विश्व की विभिन्न जलवायुओं का अध्ययन कर रहे थे और शास्त्रीय भूगर्भ शास्त्रवेत्ता भी थे। तो भूगर्भ के विभिन्न जीवावशेषों, फॉसिल्स, चट्टानों, इनका अध्ययन कर रहे थे। तो इनको एक बहुत ही पृथ्वी के जब स्टडी कर रहे थे तो विरोधाभासी बातें
सामने आई। अब क्या आई, तो इनके सामने जो सबसे मूलभूत समस्या थी वो थी जलवायु संबंधी परिवर्तन, कि जलवायु का परिवर्तन हुआ है। अब कैसे हुआ है, तो इसके लिए इन्होंने प्रमाण दिए कि ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। कोई एक स्थान है, वहाँ की जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। अब किस तरह से हुए हैं, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले का पाया जाना, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयला मिला है, कोयले के अवशेष मिले हैं, कोयला, तो कोयला यदि वहाँ मिला है तो इसका मतलब ये है कि कभी वहाँ पर उष्णाद्र जलवायु रही होगी, तभी कोयला बनेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कोयला के लिए हमें गर्म जलवायु चाहिए, और चूँकि उष्ण जलवायु चाहिए, वनस्पति से ही कोयला बनता है। जबकि वर्तमान में यदि हम देखें तो वहाँ पर हिमावरण पाया जाता है। यदि वर्तमान में यदि हम देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर 0 डिग्री पूरे सालों भर 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम तापमान रहता है और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। उसके बावजूद भी वहाँ पर, क्योंकि हम सब जानते हैं जब बर्फ़ से ढका हुआ है तो जीव जंतु तो क्या वनस्पति भी नहीं पाई जाती, उसके बावजूद भी वहाँ पर कोयले का पाया जाना अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं पर वहाँ पर जलवायु का परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार एक और उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पर यदि हम देखें तो हिमावरण के कुछ चिन्ह गोलाश्म के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर उल्टा है कि प्रायद्वीपीय भारत, जो कि हम जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत में तापमान हमेशा अधिक रहते हैं और हिमावरण के कोई वर्तमान में चिन्ह या अवशेष नहीं पाए जाते, वहाँ पर कोई ऐसी उच्च पर्वत श्रेणी भी नहीं है जहाँ पर हिम पाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर हिमावरण के कुछ चिन्ह गोलाश्म के रूप में पाए गए। तो इससे यही प्रमाणित होता है कि कभी ना कभी प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु शीतल रही होगी, जबकि वर्तमान समय में यह भाग उष्ण प्रदेश है। यही नहीं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका आदि में भी कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के लक्षण मिले हैं। जबकि हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के उच्च पर्वतों को छोड़ दें, धरातल पर इतना तापमान नहीं मिलता, ज़्यादातर सभी क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बावजूद भी वहाँ पर कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के लक्षण मिले, तो स्वाभाविक सी बात है इससे यह एक जलवायु संबंधी विभेद उत्पन्न होता है। तो ये एक दिमाग में वैगनर के बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि इन विभेदों को फिर उन्होंने 2 रूपों में स्पष्ट किया कि ये जो विभेद मिल रहे हैं कि जहाँ पर गर्म जलवायु है वहाँ ठंडी जलवायु के अवशेष मिल रहे हैं, और जहाँ ठंडी जलवायु वहाँ पर गर्म जलवायु के अवशेष मिल रहे हैं, तो ये जो विभेद है उसको उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो उन्होंने बताया कि यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे, यदि स्थल भाग स्थिर हैं जैसे कि महाद्वीप, तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कहीं पर पहले शीत जलवायु है तो वहाँ पर जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हो गया और शीत से उष्ण हो गई होगी, और यदि उष्ण जलवायु है तो वो शीत हो गई होगी। इस प्रकार की कभी ना कभी उष्ण जलवायुओं का परिवर्तन हुआ होगा। परंतु यदि हम देखें, वैगनर महोदय ने भी डिटेल में इनकी स्टडी की तो ये पाया कि ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस तरह से एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर जलवायु परिवर्तित होना संभव नहीं है, क्योंकि जलवायु का संबंध सूर्य की स्थिति से है और सूर्य की स्थिति प्रत्येक काल में एक समान ही रहती है। हाँ, ये जलवायु परिवर्तित हो सकती है, लेकिन वो पूरे क्षेत्र में या पूरे पृथ्वी पर एक साथ होती है, जिसे हम हिमयुग कहते हैं या उष्ण काल कहते हैं। तो यह संभव नहीं था। दूसरी संभावना वैगनर महोदय ने प्रकट की कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे, जैसा कि हम कह रहे हैं कि भाई जलवायु परिवर्तित नहीं हो सकती, जलवायु एक स्थान पर एक जैसी रहेगी, तो फिर इसका मतलब स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। ये बात वैगनर महोदय ने कही कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल भागों का स्थानांतरण होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले कोई भाग गर्म प्रदेश में था और फिर वो स्थानांतरित होकर के बाद में
ठंडे प्रदेश में चला गया, अथवा पहले वो ठंडे प्रदेश में था वो स्थान और बाद में फिर वो गर्म प्रदेश की ओर चला गया। ये वैगनर महोदय कहना चाहते हैं। निष्कर्ष रूप में यदि अभी हम देखें तो वैगनर महोदय स्थल के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार किया है। उन्होंने पूरी तरह से इसको अस्वीकार कर दिया कि स्थल भाग स्थायी हैं। उनके स्थानांतरण अथवा प्रवाह में विश्वास किया है, जिसको हम विस्थापन भी कह सकते हैं, प्रवाह ड्रिफ्ट भी कहते हैं। उसमें उन्होंने विश्वास किया है कि सभी महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है। अब इसी आधार को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वैगनर ने जलवायु संबंधी विभेदों को समझाने के लिए महासागरों की तली और महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम समझ गए कि वैगनर महोदय का क्या उद्देश्य था इस सिद्धांत को देने का। वो तो एक जलवायु शास्त्री थे और विभिन्न प्रकार की जलवायुओं की स्टडी कर रहे थे, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें कि उनको विभिन्न जलवायुओं और क्षेत्रों में विभेद मिले और उनसे ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि महाद्वीपों में स्थानांतरण अथवा प्रवाह हुआ है, और इसीलिए उनके जलवायु संबंधी विभेदों को समझाने और महासागरीय तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि महाद्वीप और महासागरों की तली स्थिर है, इसकी संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए ही इस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। अब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उन्होंने कुछ आधार माने। आधारों पर चर्चा करें उससे पहले, क्योंकि ये महाद्वीप और महासागरों से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, तो यहाँ पर हम मानचित्र में देखें कि पृथ्वी पर वर्तमान में ये स्थिति है कि 7 महाद्वीप और 7 महाद्वीपों की स्थिति हम इस मैप में देख सकते हैं। एशिया महाद्वीप और यहाँ पर यूरोप महाद्वीप जो कि आपस में स्थल भाग से जुड़े हुए हैं। अफ्रीका महाद्वीप और ये यहाँ पर स्थित है जो कि यूरोप महाद्वीप से, यहाँ पर यदि हम देखें इस भाग को भूमध्य सागर से अलग किया हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीच में हिंद महासागर की स्थिति है। इधर उत्तरी अमेरिका पश्चिम की तरफ और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आप लोग देख सकते हैं, ये यूरोप और अफ्रीका से एस अक्षर की आकृति के अटलांटिक महासागर से पृथक किए हुए हैं। उत्तर की तरफ हम देखें तो आर्कटिक महासागर है और दक्षिण की तरफ हम देखें तो दक्षिणी महासागर है, और दक्षिणी महासागर के बिल्कुल दक्षिण में दक्षिण ध्रुव की तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति है। शेष जो जलीय राशि बच गई, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है, वह है प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार वर्तमान में ये महाद्वीपों की स्थिति है। अब क्या ये प्रत्येक काल में या जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तभी से इन महाद्वीपों की स्थिति इसी प्रकार की थी? कैसी थी? इन सबको वैगनर महोदय ने समझाने का प्रयास किया है, तो हम उनके उसी रूप को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखें आगे इनके आधारों पर चर्चा करते हैं। चूँकि वैगनर महोदय अब एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्होंने पूर्व जलवायु शास्त्र का मतलब यही है कि उन्होंने जलवायु के जो आंकड़े लिए, पूर्व वनस्पति शास्त्र, उन्होंने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नमूने लिए, भूशास्त्र और भूगर्भ शास्त्र, इसका तात्पर्य उन्होंने विभिन्न प्रकार की चट्टानों और जीवावशेषों का अध्ययन किया। उनके आधार पर उन्होंने माना कि कार्बनीफेरस युग में, कार्बनीफेरस युग, ये हम किसी और भी क्लास में कभी चर्चा करेंगे कि हमारा जो भूगर्भिक समय मापक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें ये एक युग है कार्बनीफेरस युग, जो आज से 35 करोड़ साल पूर्व था। 35 करोड़ वर्ष पूर्व। तो आप देख सकते हैं कि आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बनीफेरस युग में, ये वैगनर महोदय कह रहे हैं कि सभी जो स्थल भाग हैं, सभी स्थल भाग का मतलब सभी महाद्वीप और उनके जितने भी कुछ द्वीप या जो भी पार्ट थे,
वो एक ही स्थल भाग के रूप में जुड़े हुए थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सभी जो महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। इसे उन्होंने पेंजिया कहा, उसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया, जिसे हम सुपर महाद्वीप भी कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आज 35 करोड़ साल पहले कार्बनीफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। आप लोग देख सकते हैं इस स्लाइड में, ये एक पेंजिया का रूप है, ध्यान से देखें तो इसमें सातों महाद्वीप आपस में एक रूप में जुड़े हुए हैं। ये आप लोग देखें तो यूरेशिया, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत या इंडिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया। तो ध्यान से देखें तो ये जो सातों जो महाद्वीप हैं वो आपस में एक पेंजिया के रूप में जुड़े हुए हैं। तो ये बात वैगनर महोदय ने अपने आधार में प्रस्तुत की। इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था, एक जिसे हम आद्य समुद्र कह सकते हैं, एक महासागर था, जिसे उन्होंने पेंथालासा कहा। कहने का तात्पर्य है जो स्थल रूपी भाग पेंजिया था उसको चारों ओर से एक जलीय भाग पेंथालासा ने घेरा करके रखा हुआ था, जिसे उन्होंने पेंथालासा कहा। फिर आगे वैगनर महोदय ये कहते हैं कि जो पेंजिया, क्योंकि हम आगे की प्रक्रिया में पढ़ेंगे कि पेंजिया में विस्थापन या टुकड़े होकर के वो दो भागों में विभक्त होगा सर्वप्रथम। तो उनके दो भागों में उत्तरी और दक्षिणी भाग बताए उन्होंने वैगनर महोदय ने। तो उन्होंने उनके नाम भी दिए कि पेंजिया के उत्तरी भाग को उन्होंने लॉरेशिया कहा, जिसको कि हम अभी आगे की स्लाइड में भी देखते हैं, लॉरेशिया। यदि हम ध्यान से देखें तो वर्तमान में इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को सम्मिलित करते हैं। कहने का तात्पर्य एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका सम्मिलित रूप से लॉरेशिया का भाग थे। इसी प्रकार उन्होंने दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। यदि हम देखें तो दक्षिणी जो गोंडवाना लैंड है वो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से मिलकर के बना है। यदि हम इसको दूसरे रूप में देखें तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका संयुक्त रूप से गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। तो इस तरह से पेंजिया के भी दो भाग वैगनर महोदय ने बताए, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो ये जो पेंजिया, पेंथालासा, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, इन सबको हम एक डायग्राम या मैप में देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखें ये एक पेंजिया का रूप है और इसमें आपको सातों महाद्वीप यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रदर्शित किए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यदि हम देखें तो इसमें भी यही प्रस्तुत किया हुआ है। इसमें पेंथालासा की स्थिति भी बताई गई है, जिसने चारों ओर से और इस पेंजिया को घेरे हुए है। ये देखें, ये इस जो डायग्राम में पेंजिया के दो भाग उत्तरी और दक्षिणी भाग प्रदर्शित किए गए हैं। उत्तरी भाग जो कि हमने बताया लॉरेशिया है और दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड। इधर भी यदि हम देखें ये लॉरेशिया और ये गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट स्लाइड में हम दोनों रूपों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखें तो ये पेंजिया और पेंथालासा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरूप है। यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो पेंजिया की स्थिति है, ये पूरा पेंजिया है, पेंजिया जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। पेंजिया जो सभी स्थल भागों का एक संयुक्त रूप है। ये 7 वर्तमान के महाद्वीपों से मिलकर के बना है, जिसमें हम देखें तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया। इधर यदि हम देखें तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका जिसको अमेरिका डी डेलसुर लिखा है, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पर एक और तथ्य लिखा हुआ है, मरडे टेथिस, जिसको हम टेथिस सागर कहते हैं। और अभी हम आगे की प्रक्रिया में इसको पढ़ेंगे कि जब उत्तरी और दक्षिणी भाग पेंजिया के, जिसको हमने उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा, जब ये पृथक हुए तो उनके मध्य में टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई थी।
तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं। और इस पेंजिया को यदि आप ध्यान से देखें, चारों ओर से पेंथालासा रूपी आद्य समुद्र या जलीय भाग ने घेरा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में यदि हम देखें तो हमको लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी अलग पृथक रूप में दिखाई देंगे। आप लोग देखें इस तरह से, ये देखें, अभी हमने बताया कि जो उत्तरी भाग है वो लॉरेशिया कहा, और जो पेंजिया का दक्षिणी भाग है उसको हमने गोंडवाना लैंड कहा। हमने ये बताया कि लॉरेशिया के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा एशिया अर्थात यूरेशिया को सम्मिलित करते हैं। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत हम दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर को सम्मिलित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आगे हम प्रक्रिया में पढ़ेंगे कि जब ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से पृथक हुए तो मध्य में टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। तो आप लोग यहाँ पर इस टेथिस सागर की उपस्थिति भी देख सकते हैं, मरडे टेथिस के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। तो ये इस चित्र के द्वारा हम बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में वैगनर महोदय ने जो आधार लिया पेंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड या पेंथालासा का, उसको हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इसको हम इस वर्तमान के रूप से भी यदि हम देखें तो आप लोग तुलना कर सकते हैं कि इन कहाँ एक पेंजिया स्थल भागों का एक रूप जो आपस में जुड़ा हुआ है, चारों तरफ पेंथालासा रूपी आद्य समुद्र से घिरा हुआ है, और वर्तमान में यदि हम देखें तो ये महाद्वीप जो हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं महासागरों द्वारा, सागरों द्वारा पृथक किए गए हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि विस्थापन हुआ है और ये सातों महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे तो इनमें पहले कुछ बलों के द्वारा इनमें टूटने की प्रक्रिया हुई, उसके बाद में इनमें गति हुई और विस्थापित होकर के ये वर्तमान रूप में आए। तो वैगनर महोदय के सामने ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिम्मेवारी या एक समस्या के रूप में था कि वो इस बात को भी प्रमाणित करें कि पहले सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और फिर इनमें कुछ बलों के द्वारा गति हुई और उसके बाद में ये जो महाद्वीप हैं ये गति करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्तमान रूप में आ गए। तो हम आगे इनके प्रमाणों पर चर्चा करते हैं। यदि हम देखें तो वैगनर महोदय ने पूरी कोशिश की कि वो ये प्रमाणित करें कि सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तो इसके लिए उन्होंने कई प्रमाण प्रस्तुत किए। तो उन प्रमाणों में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रमाण की, जो कि वैगनर महोदय ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अटलांटिक के दोनों तटों पर भौगोलिक समरूपता पाई जाती है, अर्थात दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से दोनों तट किस तरह से मिलाए जा सकते हैं, जैसे कि कोई वस्तु, किसी वस्तु के हम टुकड़े कर दें और उनको फिर पुनः आपस में जोड़ दें तो उसको हम जिक्सा फिट कहते हैं। उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से जोड़ा जा सकता है और उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से जोड़ा जा सकता है। ये इन्होंने एक उदाहरण के रूप में लिया कि जिस तरह से, क्योंकि पेंजिया एक रूप था और वर्तमान में ये अलग अलग है, तो यदि हम उन्हें पुनः आपस में जोड़ें तो वो पूरी तरह से आपस में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। और किस तरह से मिलाया जा सकता है, तो इसका उदाहरण के रूप में अभी हम खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि यदि हम ब्राज़ील के उभार को, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राज़ील का हिस्सा है जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उस ब्राज़ील के उभार को यदि हम अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में यदि रख दें तो वह पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा और उसके अंतर्गत समा जाएगा। यदि हम ध्यान से देखें तो इसको हम खुद प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखें, ये
पहले हम एक कार्य करते हैं, हम यहाँ गिनी की खाड़ी और ब्राज़ील उभार पर देखें, चर्चा करते हैं। ये आप लोग ध्यान से देखें तो अफ्रीका का ये पश्चिमी भाग है, ये जो है ये गिनी की खाड़ी है, और यदि हम ध्यान से देखें तो ये ब्राज़ील का उभार है। वैगनर महोदय ये कह रहे हैं कि ये जो ब्राज़ील का उभार है, इसे हम आसानी से इसके अंतर्गत पूरी तरह से जोड़ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये जुड़ सकता है, जिसको कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जिसको हम जिक्सा फिट भी कहते हैं। और बच्चों के गेम्स में भी ये पजल्स के रूप में भी हम देख सकते हैं, जैसे बच्चे आपस में कुछ पजल्स को जोड़ते हैं पहले। तो उसी तरह से यदि हम देखें तो ये देखो, आप ध्यान से देखें, ये जो अफ्रीका का गिनी की खाड़ी वाला भाग है, इसमें हमने दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील के उभार को पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास किया, जो पूरी तरह से जुड़ भी गया है। तो ये अपने आप में एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है कि किस तरह से और कभी ना कभी ये महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आप लोग ध्यान से देखें और खुद हम देख सकते हैं इनको इस तरह से करके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण था, और अन्य महाद्वीपों को भी हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये वैगनर महोदय ने महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किया। दूसरा प्रमाण है कि भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर वैगनर महोदय ने यह बताया कि अटलांटिक के दोनों तटों के कैलेडोनियन और हर्षिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। हर्षिनियन और कैलेडोनियन ये पर्वत क्रमों के युगों के हिसाब से उनके नाम हैं, या युगों के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो यदि हम ध्यान से देखें कि अटलांटिक के जो दोनों तट हैं, अटलांटिक के दोनों तट का तात्पर्य वही जो भी हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरोप का पश्चिमी भाग, अथवा दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो भी हमें पर्वत क्रम पाए जाते हैं, उनमें बिल्कुल समानता पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि वो समानता तभी मिलेगी जब वो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए होंगे। पहले वो पर्वत श्रेणियां वहां पर स्थित थी, और बाद में जब वो अलग हुए तो वो भी दोनों आपस में अलग हो गए। इसको हम इस स्लाइड के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमको जिक्सा फिट के रूप में इनको जोड़ करके बताया गया है। आप लोग ध्यान से देखें, इसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा इधर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को जोड़ करके बताया गया है। यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें जो येलो कलर से बताया गया है, पीले कलर से, मैचिंग एंशिएंट रॉक असेंबलेजेस, तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि हम ध्यान से देखेंगे जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर एक प्रकार की चट्टानों के अवशेष मिल रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे, जो कि चट्टानें संरचना में भी एक जैसी हैं, एक ही प्रकार की हैं, और साथ ही एक ही युग की हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो ये महाद्वीप हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे। दूसरा, यदि हम महत्वपूर्ण रूप में यदि हम देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम देखें उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक पर्वत श्रेणी है जो कि एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन ये उत्तरी अमेरिका में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है, अपलेशियन। और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि दूसरी तरफ यूरोप में भी कुछ प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं, जो कि आयरलैंड, वेल्स और उत्तर पश्चिमी यूरोप में आगे तक निकल गई हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जिनका रूप हमको प्राचीन पर्वत श्रेणी स्कैंडिनेवियन रेंज के रूप में भी दिखाई देता है, जो कि नॉर्वे और स्वीडन में पाई जाती है, पर्वत श्रेणी स्कैंडिनेवियन रेंज। यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो ये दोनों पर्वत श्रेणी लगभग एक जैसी चट्टानों, एक जैसे युग, एक जैसी संरचना से और एक जैसी इनकी आकृति भी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये
किसी युग में एक ही पर्वत श्रेणी थी, लेकिन जब ये महाद्वीप अलग हुए तो ये पर्वत श्रेणियाँ भी एक दूसरे से पृथक हो गई। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से यदि हम देखें यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे येलो कलर के पैचेस बने हुए हैं ये, और इधर ये अफ्रीका के केप प्रांत की तरफ देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल एक प्रकार की चट्टानों की समानता मिल रही है। यहाँ पर कुछ प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनमें भी बिल्कुल एक जैसी समानता मिलती है। तो इससे ये हम वैगनर महोदय ये प्रमाणित करने में सफल हुए कि कभी ना कभी ये जो महाद्वीप हैं ये आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रमाणों की अगली क्रम में तीसरा प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया कि अटलांटिक के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष मतलब फॉसिल्स और वनस्पतियों के जो अवशेष हैं उनमें भी पर्याप्त समानता पाई जाती है। कहने का तात्पर्य केवल चट्टानें या पर्वत श्रेणियाँ ही नहीं, बल्कि हम जो फॉसिल्स जीवाश्म लिए हमने या वनस्पतियों के जो अवशेष हैं उनमें भी पर्याप्त समानता मिलती है। इसको हम ये इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से देखें तो ये ये दक्षिणी अमेरिका है महत्वपूर्ण रूप में, और ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा बताया गया है। ध्यान से देखें तो इसमें ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इधर अंगोला, कांगो बेसिन, कैमरून ये प्रदर्शित किए गए हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो चट्टानों के उन्होंने अवशेष लिए उनको भी प्रस्तुत किया है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो दोनों तरफ एक प्रकार की चट्टानें मिल रही हैं। जैसे कि हम देखें ये गोंडवाना युग की चट्टानें हैं, आप लोग ध्यान से देखें तो दोनों तरफ ये गोंडवाना युग की चट्टान प्रदर्शित की गई है, बिल्कुल दोनों तरफ एक जैसी। उसके अलावा क्रेटेशियस इयोसिन युग की चट्टानें, तो क्रेटेशियस इयोसिन युग की जो चट्टानें हैं वो भी दोनों तरफ, ये देखें आप लोग ध्यान से, यहाँ ब्राज़ील वाले क्षेत्र में यहाँ पर, और ये पश्चिमी अफ्रीका में यहाँ पर भी इयोसिन युग की क्रेटेशियस इयोसिन युग की चट्टानें मिल रही हैं। उसी तरह से यदि हम देखें तो सिलूरियन और कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें भी दोनों तरफ मिल रही हैं। आप लोग ध्यान से देखें तो ये देखें यहाँ पर केप प्रांत में ये सिलूरियन और कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें हैं, और यहाँ पर भी इस प्रकार की चट्टानें मिल रही हैं। उसी प्रकार से यदि हम देखें प्राचीन ग्रेनाइट की चट्टानें, तो आप लोग देखें ये प्राचीन ग्रेनाइट के पैचेज हैं बृहद रूप में, और दूसरी तरफ भी दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील वाले क्षेत्र में भी बृहद रूप में प्राचीन जो ग्रेनाइट के चट्टानों के रूप मिल रहे हैं। उसी तरह से यदि हम देखें ब्लैक कलर के जो पैचेस दिख रहे हैं ये पूर्व सिलूरियन युग की चट्टानें हैं, और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह से दोनों तरफ इन चट्टानें एक समान पाई जा रही हैं। तो ये भी अपने आप में एक प्रमाण है कि वर्तमान में इन दोनों क्षेत्रों में हज़ारों किलोमीटर की दूरी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं और इनमें एक समान चट्टानों के अवशेष मिले। ये प्रमाणित करता है कि कभी ना कभी ये जो महाद्वीप हैं ये आपस में जुड़े हुए थे। प्रमाणों की अगली कड़ी में यदि हम देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है जो कि वर्तमान में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, कि इसको हम स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में, स्कैंडिनेविया का मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया नॉर्वे और स्वीडन का जो क्षेत्र है यूरोप का उत्तरी भाग में, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे जंतु पाए जाते हैं जिनको अभी हम देखते भी हैं, जिसको हम लेमिंग कहते हैं। और इन लेमिंग्स की एक विशेषता है कि जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये पश्चिम की तरफ भागते हैं या पश्चिम की तरफ पदार्पण करते हैं। परंतु पश्चिम की तरफ यदि हम वर्तमान में देखें तो नॉर्वे और स्वीडन के पश्चिम की तरफ देखें तो वहाँ पर कोई भी स्थल भाग नहीं है, बल्कि वर्तमान में वहाँ पर सागर है, नॉर्वेजियन सागर, और उसमें जाकर के स्थल ना मिलने के कारण ये उस सागर में डूब करके और जलमग्न हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब इससे प्रमाणित ये होता है कि इसका तात्पर्य ये है कि इनको ये जो आदत है, हैबिट है, ये अपने पूर्वजों से मिली है, और इसका तात्पर्य ये कि इनके पूर्वजों में ये आदत थी कि जब इनकी संख्या बढ़ जाती थी तो ये पश्चिम की तरफ मूव करते थे, और इसका मतलब वहाँ पर पहले कभी कोई स्थलभाग था। लेकिन वर्तमान में विस्थापन होने के कारण वहाँ पर कोई स्थलभाग नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक समुद्र बन गया या सागर का निर्माण हो गया, जिसमें डूब करके ये मर जाते हैं। तो यही है कि
अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे तो ये जो जंतु है ये पश्चिम की तरफ जाया करते थे, परंतु वर्तमान समय में प्रवाह के कारण ये स्थल भाग पश्चिम की तरफ चले गए, किंतु उन जंतुओं का ये जो स्वभाव है वो अभी भी मौजूद है। तो इसको हम प्रत्यक्ष भी अनुभव कर सकते हैं इस प्रमाण को। फिर भी हम कुछ उन जंतुओं और उसके उनको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये नॉर्वे लैमिंग्स हैं, जो आप लोग देखें छोटे छोटे जंतु हैं लैमिंग्स, जो कि स्कैंडिनेवियन तट पर बहुतायत में पाए जाते हैं। ये लैमिंग जंतु जो कि हम देख पा रहे हैं स्लाइड में, ये जो लैमिंग जंतु है यदि हम देखें ये इस तरह से और पश्चिम की तरफ जाते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं ये एक के पीछे एक ये जाते हैं और जाकर के आगे स्थल भाग ना मिलने के कारण समुद्र में डूब करके और मर जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक प्रमाण है कि कभी ना कभी ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। अगली हम चर्चा करें प्रमाण की तो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। ग्लोसोप्टेरिस एक वनस्पति है जो कि शीतल क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके जो अवशेष हैं वो भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए गए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि वर्तमान में ये महाद्वीप हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से, सभी में एक समान जलवायु नहीं है। वर्तमान में यदि देखें तो अंटार्कटिका में ठंडी जलवायु मिलती है, जबकि भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में गर्म जलवायु है। उसके बावजूद भी वहाँ पर एक समान ठंडी जलवायु के अवशेष मिलना ये प्रमाणित करता है कि ये कभी भाग एक दूसरे से जुड़े थे, अन्यथा ये वनस्पति सागर द्वारा अलग किए गए इन स्थल भागों में कैसे जा सकते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वनस्पति इतने हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इन सभी महाद्वीपों में एक समान इनके अवशेष मिल रहे हैं। तो ये प्रमाण प्रस्तुत करता है कि ये सातों महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे। इसको हम आगे अभी चित्र से भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं टिलाइट एक अवसादी चट्टान होती है जो हिमानी निक्षेपण से बनती है। टिलाइट एक चट्टान है जो हिमानी क्षेत्र होते हैं उनके हिमानी के पहले अपर्दन और अपर्दन के द्वारा निक्षेपण के द्वारा ये अवसादी चट्टान बनती है। और इस अवसादी चट्टान के जो अवशेष हैं वो हमको भारत, अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक प्रमाण है कि ये हिमानीकृत जो अवसादी चट्टान है टिलाइट, जबकि हिमानी के वर्तमान में कोई भी ऐसे अवशेष बृहद रूप में भारत, अफ्रीका या मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये चट्टानों के अवशेष मिल रहे हैं और सभी इन जो मैं अभी बताए गए हैं भारत, अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया सभी क्षेत्रों में मिल रहे हैं। तो ये प्रमाण है कि ये सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तभी यहाँ पर एक साथ हिमयुग आया होगा और हिमानी के निक्षेपण से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। अगले क्रम में हम देखें मेसोसारस नामक एक रेंगने वाला जीव है जो कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में पाया जाता है। हम देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में हज़ारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की जलवायु दशाएं अलग हैं। उसके बावजूद एक ही प्रकार के बृहद जीव के अवशेष फॉसिल्स मिलना भी ये प्रमाणित करता है कि कभी ना कभी ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इसको हम इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप देखें कि गोंडवाना लैंड के जो महाद्वीप या क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ करके बताया गया है, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर इनको जोड़ करके बताया गया है। तो यदि हम ध्यान से देखें कि ये जो महाद्वीप हैं इनमें अभी हमने जो चर्चा की वो जो विशेषताएं हैं वो इन सभी महाद्वीपों में मिल रही हैं। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, ये देखें आप लोग, फॉसिल्स ऑफ द फर्न ग्लोसोप्टेरिस फाउंड इन द ऑल ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स शोज दैट दे वर वंस जॉइंड। इसका मतलब ये सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिनमें इस ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के अवशेष जो कि एक फर्न जैसी प्रजाति होती है अवशेष मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, अंटार्कटिका में भी, भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, इन सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की
और वनस्पति के अवशेष मिले हैं। उसके बाद में यदि हम देखें, जैसे कि अभी बताया, ये देखें मेसोसारस नामक जो जीव है ये आपको अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका दोनों में मिल रहा है। और भी कई प्रकार के जीवों के अवशेष हैं, ये भी आपको अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में मिल रहे हैं, ध्यान से देखें। इसी तरह से और जो जीव हैं वो अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत और अंटार्कटिका में इन जीवों के अवशेष एक समान पाए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है कि जीवों के अवशेष भी एक समान मिलना ये प्रमाणित करता है कि वर्तमान में इन महाद्वीपों की जलवायु बहुत ही भिन्न है, हजारों किलोमीटर की दूरी पर महासागरों के द्वारा पृथक हैं, लेकिन उनके बावजूद भी एक समान जीवों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष मिलना ये प्रमाणित करता है कि पहले कभी ये सातों महाद्वीप पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, इसमें भी वही बताया गया है कि किस प्रकार से कि जो गोंडवाना लैंड के जो भाग हैं वो आपस में जुड़े हुए थे और इनमें एक समान जीवों के जो अवशेष हैं वो इसमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट प्रमाणों पर यदि हम चर्चा करें तो कार्बनीफेरस युग के हिमानीकरण से भी एक स्थलभाग का होना प्रमाणित होता है। कार्बनीफेरस युग में हम सभी जानते हैं, हिमानी जलवायु परिवर्तन वाले चैप्टर में भी हम चर्चा करेंगे कि हिमयुग आया कार्बनीफेरस युग में और उनके भी जो हमको अवशेष मिले हिमयुग के, ये भी ये प्रमाणित करता है कि कभी ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि इन हिमानीकरण का प्रभाव ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ता है। जबकि यदि ये तभी संभव हो सकता है कि जब ये सभी जो महाद्वीप हैं वो सभी स्थल भाग कभी एक रहे हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको आप नोट भी कर सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव, उस समय जो दक्षिण ध्रुव की स्थिति थी वो वर्तमान के डरबन, नेटाल, डरबन या नेटाल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका महादेश में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका। तो उसकी जो स्थिति थी वो नेटाल या डरबन की स्थिति दक्षिणी ध्रुव की डरबन या नेटाल के पास में रही थी। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अंतिम प्रमाण के रूप में यदि हम देखें तो भूगणितीय प्रमाणों, एविडेंस ऑफ जियोडेसी के आधार पर यह बताया गया है कि ग्रीनलैंड, वर्तमान में यदि हम देखें, ग्रीनलैंड 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से सरक रहा है, क्योंकि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच की दूरी में अंतर आ रहा है। जियोडेसी के प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि निरंतर अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच की दूरी में अंतर आ रहा है और जो इस अंतर का यही कारण है कि जो ग्रीनलैंड है वो निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से सरक रहा है। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि महाद्वीपों में विस्थापन होता है या हो रहा है, जिसको हम नेक्स्ट चित्र के द्वारा भी देखने की कोशिश करें तो आप लोग देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये ग्रीनलैंड है और ये उत्तरी अमेरिका की स्थिति है। तो इनके जो बीच की जो दूरी है वो निरंतर कम होती हुई चली जा रही है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो कार्बनीफेरस युग में और उस वर्तमान के नेटाल, या आप लोग ध्यान से देख पाएंगे, यहाँ पर देखें नेटाल या डरबन के पास था, जो कि दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि कार्बनीफेरस युग में जो दक्षिणी ध्रुव की स्थिति थी वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित थी। इस प्रकार यदि हम देखें तो हमने आज ये चर्चा की कि वैगनर ने जो अपना सिद्धांत, महत्वपूर्ण विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसमें उनके उद्देश्य क्या थे, उन्होंने आधार क्या लिए और उन्होंने उन आधारों को देखते हुए या पूरे सिद्धांत को बताने के लिए क्या प्रमाण प्रस्तुत किए कि सातों महाद्वीप आपस में पैंजिया के रूप में किस तरह से जुड़े हुए थे, इनकी हमने इस क्लास में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम इन महाद्वीपों ने किन बलों के द्वारा विस्थापन किया, विस्थापन के द्वारा क्या प्रक्रिया रही, क्या उनके परिणाम रहे, इन पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।